बंगाल चुनावों के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने जिस तरह से थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ जीत हासिल की है, उससे एक चीज़ तो तय है कि बंगाल की आबो हवा बदलने वाली है। लेकिन एक चीज़ जो बदलती नहीं नज़र आ रही है वो है पोस्ट पोल वायलेंस। वहाँ जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि हर घंटे किसी न किसी तरह का वायलेंस वहाँ पर देखा जा रहा है, उसको लेकर सभी में चिंता है। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत ही क्रिटिकल समय पर हमारी बातचीत हो रही है। आपकी पार्टी वहाँ पर बहुत बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई है। ये जो वायलेंस का सिलसिला वहाँ चल पड़ा है, इसको पार्टी किस तरह से देख रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, यह जो फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से टीएमसी का निकल के आ रहा है और ममता बनर्जी जिस तरह का एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रवैया अपना रही हैं, वो बड़ा ही दुखद है। जी। लेकिन हमें इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी। पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ उसमें 2021 में, तो उसके बाद भी इसी तरह की वायलेंस वहाँ पे टीएमसी के गुंडों ने की थी और अल्टीमेटली वहाँ की जनता भी इसीलिए परेशान थी और उनका मोह भंग जो ममता से हुआ वो यही कारण था। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि किसी भी तरह की वायलेंस पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों से या किसी भी और व्यक्ति से एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको पूरी तरह से कर्ब कर दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। गृह मंत्री जी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा भी है कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन ये जो इकोसिस्टम 15 साल से ममता ने गुंडागर्दी का टीएमसी के अपने गुंडों के साथ बनाया है, उसको डिसमेंटल करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को निश्चिंत रहना चाहिए, जनता को निश्चिंत रहना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा है या जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के माध्यम से वो वायलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको पूरी तरह से ख़त्म करके ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक स्वच्छ सत्ता जो गवर्नेंस का मॉडल वहाँ पे अपनाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है सर, क्योंकि देखिए अभी ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। इससे भी उनके काडर में काफ़ी एक तरीके से कहिए जोश आया, वो भी एक बदले की भावना से वापस सड़क पर उतर आए हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, उनके ऑफिस पर हमला कर रहे हैं। ये उधेड़बुन जो वहाँ पर चल रही है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा चलना जायज़ नहीं होगा। नहीं, देखिए, लोकतंत्र के प्रति तो ममता बनर्जी का किसी भी तरह से जो एंगेजमेंट है वह तो था ही नहीं। वो तो गुंडागर्दी के माध्यम से ही सत्ता में रही हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज़ करना हो, जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करना हो, पुलिस का मिसयूज़ हो, वो संवैधानिक संस्थाओं को अंडरमाइन करते हुए केवल एक तरीके से ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की सत्ता चलाने का उनके मंसूबा था। लेकिन जनता ने उनके पूरे इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आज 21 प्रदेशों में सरकार है। 16 में तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी सरकार है। केंद्र में आज 12 साल से सरकार है। कहीं किसी तरह का आप देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह की हिंसा में भागीदारी लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे कार्यकर्ता भी पाए जाते हैं तो उनको भी प्रधानमंत्री स्ट्रांगली इस बात का संदेश दे देते हैं कि तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। बट किसी भी तरह की गुंडागर्दी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे 2017 में जब हमारी सरकार आई थी उसके पहले आपको पता है किस तरह की गुंडागर्दी थी। एक समाजवादी पार्टी और उसके गुंडे किस तरह से उगाही, उनकी एक इंडस्ट्री थी एक्सपेक्ट, और जो गुंडे थे वो किस तरह से खुलेआम अराजकता फैलाते हुए लैंड ग्रैबिंग वगैरह का काम करते थे। आज यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस आराम से चला पाते हैं। तो पूरा इसी तरह का अन्य प्रदेशों में भी काम चल रहा है और पश्चिम बंगाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर बार हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था या उसके पहले, वो कभी भी हमारे लिए राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। यह हमारे लिए आइडियोलॉजिकल बैटल थी। जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है,
घुसपैठियों को वोट बैंक बना के अपने वोटों को अपने इलेक्शन जीतने की जो प्रक्रिया है, या अपोजिशन के लोगों को हिंसा के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं को भयभीत करना, वोटर्स को निकलने नहीं देना और जाली वोट डालना, इन सब के कारण पश्चिम बंगाल हमारे लिए सैद्धांतिक सिविलाइजेशनल वॉर था। उसका महत्व अब लोगों को पता चलेगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रति इतनी मेहनत से उस सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत थी। क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल की है वो बांग्लादेश के साथ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन कई बार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वह भी एक विषय है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, जिसमें किस तरह के कई बयान आते हैं, तो वह भी एक महत्वपूर्ण तरीके से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है। जो बांग्लादेश के जो विषय है, या घुसपैठियों का जो विषय है, या मुस्लिम माइनॉरिटी जिस तरह की हिंसा का प्रयास कर रहे हैं, उन सब को कर्ब करके एक विकास की राजनीति करना, एक डेवलपमेंट की राजनीति करना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरह से संवैधानिक सत्ता चलाना हमारा उद्देश्य है, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। गोपाल कृष्ण जी, आपने बात की सेंट्रल फोर्सेस की, वहाँ पर आप खुद आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो कल्चरली भी कहें और इकोनॉमिकली भी कहें एक हब माना जाता है। तो मैनचेस्टर, ईस्ट का मैनचेस्टर बोलते थे। वो जो एक खोई हुई जो पहचान है बंगाल की, जहाँ बिजनेसेस थ्राइव नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर बड़े बिजनेसेस को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, एज द पार्टी इन पावर नाउ, आप कल्चर और बिजनेस को किस तरह से देखते हैं? उसको वहाँ रिवाइव करने के लिए क्या प्लान हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट को हरदम राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा और योगदान उनका मानती है। हम कभी भी इस बात को नहीं मानते कि बिना आर्थिक विकास हुए, बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए कोई भी प्रदेश या देश प्रगति कर सकता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ये महत्वपूर्ण है, और उसमें बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बढ़ाने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर की, इफ़ेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो भय का वातावरण है, जो टीएमसी के गुंडे जो उगाही का जो पूरा काम करते थे, वह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आते ही उनके अंदर वो भय मुक्त सरकार की भय मुक्त वातावरण की उनको आकांक्षा और अपेक्षा है। तो पहली बात तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर and law will take its course. Right. Business community and industrialists will find that there is no fear in them. They have open policy, no corruption. They will have integrated economic development with other parts of the country, and infrastructure development जो रुक गया था भ्रष्टाचार के कारण, वह सब पूरी तरह से वहाँ पे सरकारी स्कीम्स को लागू करने की बात है, वो भी कहेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हम सब जगह पे चला रहे हैं, कि पहला कैबिनेट डिसीजन पश्चिम बंगाल का होगा आयुष्मान भारत, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है हेल्थ मेडिकल बेनिफिट की, उसको पहले कैबिनेट डिसीजन के अंदर लागू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, इन सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सेंटर के साथ वो एक फ्रिक्शन और जो उनका जो सेंटर के साथ एक लड़ाई का तालमेल की जो कमी थी, उसके कारण सेंटर की वेलफेयर स्कीम जो बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम्स है उनको वो लागू नहीं कर रही थी, उन सबको लागू कर दिया जाएगा। तो सोशल वेलफेयर, पुअर एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी, business community, industries get a proper ecosystem, infrastructure is created, and law and order and constitutional authority will be established, and every Gunda element will be completely
he will be either in the jail or he will be thrown out. एक आखिरी सवाल मैं लूँगा गोपाल कृष्ण जी आपसे। देखिए, अब आप बंगाल में सत्ता में विपक्ष में रहते हुए जो एक दौर था, मैं कहूँगा सदियाँ बीत गई, उसको लेकर जो जब बीजेपी जिस तरह से वापस आई है यहाँ पर बंगाल में पहली बार बहुत दिनों के बाद, आम जनता के मानस पटल पर तो ऐसा होगा कि भाई बीजेपी और बंगाल की नई शुरुआत है। यहाँ से आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आपको राज्य का भी उद्धार करना है, साथ ही साथ एक जो आरोप अक्सर लगते हैं कि एक बदले की राजनीति हो रही है, उसको किस तरह से, उस इमेज को किस तरह से काउंटर करेंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या उसके अलावा भी रास्ता है जब आप नए काम वहाँ शुरू करेंगे तो? देखिए, हम बदला अवश्य लेते हैं, ये बदला लेकिन राजनीतिक तरीकों से लेते हैं। जनता के पास हमने जो गुंडागर्दी थी, जो हिंसा की राजनीति ममता बनर्जी करते थी, जो करप्शन जिस तरह से उन्होंने फैला रखा था, उसको हम जनता के पास ले गए और जनता ने उस तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, खुद को भी भवानीपुर से हरा के वो बदला ले लिया। तो हम इससे सेटिस्फाइड हैं। हम पॉजिटिव राजनीति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां प्रदेशों में, चाहे तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं बनी, केरला में भी नहीं बनी, लेकिन पुडुचेरी, आसाम और पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री ने कहा वो भी निश्चिंत रहें, उनको भी पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केंद्र की तरफ से सहयोग समर्थन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंसिंग है, बजट सपोर्ट है, वेलफेयर स्कीम्स का सपोर्ट है। तो जो प्रदेश हमारी सत्ता के अंदर नहीं है, उनके लिए भी हम काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो जिन पे जनता ने हमारी जिम्मेदारी दी है, तो उनके लिए तो हम पूरी तरह से काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल जिस तरह से आइडियोलॉजिकल सैद्धांतिक लड़ाई थी हमारे लिए, पॉलिटिकल बैटल नहीं थी, उसी तरह हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जन्म और वो पश्चिम बंगाल से ही थे। तो हमारे लिए तो एक नया सूर्योदय है कि जहाँ से भारतीय जनसंघ, जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी का था, जहाँ से स्थापना की जिन व्यक्ति ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वहाँ पे हमारा पहली बार हमें जनता ने अपना विश्वास और सहयोग प्रदान किया है। तो वी गो बाय द रिपोर्ट कार्ड एंड पीपल विल सी द डिफरेंस इन फर्स्ट 100 days that what is good governance, what is the way Prime Minister Modi ji works, what is the way Home Minister Amit Shah ji works, how they will guide the team there, the Chief Minister, to implement the government good governance policies. गोपाल जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। 2026 तो चलिए एक विक्टोरियस नोट पर आपके लिए खत्म होगा, 2027 में भी कई इम्पोर्टेंट राज्यों में चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्या प्लान, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, एक बार अमित शाह जी से 2024 के पहले किसी ने पूछा कि आप कब से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिस दिन 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उस दिन से हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो और पश्चिम बंगाल का भी अगर आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सत्ता परिवर्तन किया है, टीएमसी को हराया है, तो पिछले 10-12 साल से वहाँ लगातार ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में तो हमारे पास एक शोकेस है। एक्चुअली वी हैव परफॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 2017। अगर आप 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश को देखें तो वह बीमारू राज्य में आता था, जो सबसे पिछड़े राज्य जो हैं देश में, उनके अंदर उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी। और आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक में उत्तर प्रदेश आ गया। लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल इकोनॉमी, सांस्कृतिक रूप से कुंभ, राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस तरह के जो सांस्कृतिक जो सिंबल्स हैं नेशनलिज्म के, उनको, उनका जीर्णोद्धार और उनको मजबूती से स्ट्रांगली नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो एक पूरा गवर्नेंस का
शोकेसिंग मॉडल है जिसके ऊपर हम 2027 में सत्ता में जा रहे हैं। अपोजिशन पूरी तरह डिसएरेड है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2027 हमारे लिए उतना चैलेंजिंग उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम राजनीति में इलेक्शंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पूरी तरह से जनता के संवाद करने का प्रयास करते हैं। पंजाब एक तरीके से बड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो पंजाब में जैसा ड्रग्स का प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे गुंडा जो जिस तरह का अन्य जो विघटन की राजनीति वहाँ पे चल रही है, तो आप पूरी तरह से गवर्नेंस फेलियर है, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करने का क्षेत्र है जिसके अंदर काम करेंगे। उत्तराखंड तो हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारे नेशनलिज्म, हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति का एक प्रतिबिंब के रूप में, तो हम उसको पूरी तरह से समझते हैं कि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से पूरी तरह सहमत रहेगी। लेकिन फिर भी इलेक्शन अपने आप में पूरा चैलेंजिंग होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, और हम अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहते हैं कि कभी भी डोंट टेक पीपल्स मैंडेट फॉर ग्रांटेड, टॉक टू देम, वर्क फ्रॉम देम, उनकी एस्पिरेशंस को जानो, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए प्रयास करो। और अब भारत बदल गया है, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि नाउ वी हैव एन एस्पिरेशनल इंडिया। जेन जी जो है वह फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड है, उसको आर्थिक विकास चाहिए, गुड लिविंग कंडीशन चाहिए, भारत का विश्व पटल पे पहचान चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ें, वाटर, सैनिटेशन, वेलफेयर, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो उन चीज़ों में एस्पिरेशंस हैव ग्रोन मैनी फोल्ड। एंड आई ऑल्सो टेल कि कई बार तो हम 2014 से जब केंद्र में आए थे तो हमें खुद लगता था कि हम जितने लोगों की, जनता के एस्पिरेशन प्रधानमंत्री जी उभारते हैं, उठाते हैं, तो कई बार उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ना बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने हर बार उस एक्सपेक्टेशन के he has raised the bar and has achieved it with a targeted manner. Absolutely. Thank you so much गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको पश्चिम बंगाल में एक नई शुरुआत करने के लिए। और यहाँ आपने देखा जो पश्चिम बंगाल के आने वाले 5 वर्षों का जो ब्लूप्रिंट है, सो मच सो कि बीजेपी ने उसे 100 दिनों का भी प्लान, पहले 100 दिनों का भी प्लान बना रखा है। गोपाल कृष्ण जी ने हमसे बातचीत किया और हमें बताया किस तरह से बीजेपी जो है वो बंगाल में एक नया मॉडल लाने का प्रयास करेगी, और उसको भी, जैसा कि कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, उसकी खोई हुई जो एक वैल्यू थी उसको भी वापस रिटेन करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन इमरान के साथ मैं पंकज कुमार मिश्र, वन इंडिया न्यूज़ के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.